नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चक्रव्यूह स्पेशल का वक्त हो रहा है, हमारे वीकेंड शो। लेकिन आज ये वीकेंड शो वाकई में बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास लोगों के साथ। ऐसे लोग जिन्होंने बंगाल की जमीन को फाका, घूमे, जाना और फिर वहां से बहुत सी इंफॉर्मेशन निकाल कर लाए हैं। तो 4 मई कौन आई और कौन गई, ये तो 4 मई को तय होगा। लेकिन 4 मई की इस कहानी को बताने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आज सबसे खास बात यह कि 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं, उनकी वोटों की गिनती 4 तारीख को होनी है। लेकिन सबसे अधिक नजर अगर कहीं लगी हुई है तो वो बंगाल पे लगी हुई है। क्या बंगाल में दीदी चौका लगाएंगी या इस बार कमल खिल जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सबसे सुनहरा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए अंग और कलिंग के बाद बंग को जीतने का। क्या बीजेपी का एक फूल या ममता बनर्जी के 2 फूल, कौन आबाद होंगे? हमने बहुत सारे एग्जिट पोल्स देखे हैं, हमने आपको दिखाई भी हैं। लेकिन आज आप कुछ और ऐसे एग्जिट पोल देखेंगे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे कि ये कैसे एग्जिट पोल्स हैं। वैसे राजनीति राजनेताओं और पार्टियों के लिए संभावनाओं का खेल है और जनता के लिए तो है ही। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होगा बंगाल के चुनावों में और क्या होगा चुनाव के नतीजों के आने के बाद दिल्ली की राजनीति। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना। तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। जी हर हजम नहीं कर पाए। 4 मई दीदी गई, और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है। बंगाल पूरब में आता है और पूरब से ही सूरज उगता है और वो सूरज पूरे देश को रोशनी में डुबो देता है। तो बंगाल देश को हमेशा से ही रोशनी दिखाता आया है, रास्ता दिखाता है। अब की बार वो अपने चुनाव नतीजों से देश के सामने कौन सा नया रास्ता देखने जा रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ वो अनुभवी चेहरे हैं जो बंगाल की राजनीति का मर्म समझते हैं और देश पर उसके पड़ने वाले प्रभावों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें बंगाल की ग्राउंड रियलिटी का अनुभव है और देश के बदलते सियासी मिजाज का भी। सबसे पहले मेहमानों का परिचय और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी जी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। समीर चौगावकर साहब मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनंत विजय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, विनोद जी आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं अपने शो में। शेखर रैया जी एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। चित्रिता सान्याल जी मुझे दिखाई दे रही है, चित्रिता आपका भी बहुत स्वागत है। आरती टिक्कू जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे शो में। और पहली बार मेरे साथ इस शो में कोलकाता के पत्रकार प्रबीर बिस्वास साहब जुड़ रहे हैं, जो कि वहां के लोकल एनके जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, उस एनके डिजिटल, उसके संपादक है, एडिटर है। पिछले 2 दिनों से हम आपको कई सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं और आपने कई और प्लेटफॉर्म से भी जाकर एग्जिट पोल्स देखे होंगे। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे
ऐसे एग्जिट पोल्स के बारे में जो रीजनल लेवल पर दिखाए जा रहे हैं, जो बंगाल में दिखाए जा रहे हैं। नेशनल की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले बांग्ला चैनल्स और न्यूज प्लेटफॉर्म्स क्या कह रहे हैं बंगाल के 2 फेज के चुनावों के बाद। सबसे पहले आपको एक एक करके वो आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूं। कहां कहां के आंकड़े बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए हम इस बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं कि आखिरकार क्या हमारे पास डेटा मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। ये एग्जिट पोल है बंगाल के, सोर्स एनके डिजिटल, वही प्रवीर विश्वास जो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये देखिए, इसमें आप कह सकते हैं 222 सीटें, ये पोल 222 से 228 सीटें ममता बनर्जी को दे रहा है और 62 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। यानी बीजेपी का आंकड़ा कम हो रहा है, टीएमसी का आंकड़ा 21 के मुकाबले बढ़ रहा है। एक और पोल देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के एक और रीजनल चैनल का। ये दृष्टिभोंगी है, ये 205 सीटें ममता बनर्जी को दे रहे हैं, बीजेपी को 87 सीटें दे रहे हैं, अदर्स के खाते में 5 सीटें हैं। यानी कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ी हैं, 77 से 10 सीटें, और ममता बनर्जी की करीब 10 सीटों का नुकसान यहां पे दिखाई दे रहा है। अब अगला पोल देख लेते हैं। इसके बाद ये है श्यामल मजूमदार, एक और पत्रकार है, वहां उन्होंने अपना एग्जिट पोल किया है। ये 179 to 202 ये टीएमसी को दे रहे हैं। यहां पर भी 200 के आसपास का आंकड़ा है टीएमसी का। भारतीय जनता पार्टी को 87 से 104 दे रहे हैं और अदर्स के खाते में 6, यानी ये भी टीएमसी की सरकार बना रहा है 200 के आंकड़े के साथ, जैसा कि ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई एक और रीजनल चैनल में। एक और मेरे पास सर्वे है न्यूज 18 बांग्ला का। न्यूज 18 बांग्ला, इसने भी सर्वे किया, वहां पर एग्जिट पोल किया। ये भारतीय जनता पार्टी को 71 सीट्स, पिछली बार से कुछ कम, टीएमसी को 166 सीटें, लेकिन इसने कांटे की टक्कर 49 सीटों पे दी है, जहां पे इसने नंबर नहीं बताए। इनका यह कहना है कि इतनी क्लोज फाइट है कि इसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस 49 को जोड़ दिया जाए बीजेपी के साथ तो भी मिडवे मार्क नहीं होता है, लेकिन उस 49 को इधर जोड़ दिया जाए तो ये 200 के पार हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बंगाल के जितने चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार तो वहां पे टीएमसी चौका मारने जा रही है, चौथी बार मारने जा रही है। आपने नेशनल के फिगर भी देखे थे, नेशनल के फिगर्स भी स्क्रीन पे आप चलाते रहिएगा। जितने नेशनल मीडिया के चैनल्स आए हैं, पोस्टर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, ज्यादातर ने एक सुर में कहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ज्यादातर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, ममता बनर्जी की विदाई दिखा रहे हैं। हमने वो लगातार 2 दिन दिखाया, मैं समय जाया नहीं करूंगा, मेहमानों के पास चलता हूं, चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं प्रवीर विश्वास के पास ही चलूंगा। प्रवीर जी, मैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बहुत ही हैरानी के साथ ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आंकड़ा इतना उल्टा कैसे है? नेशनल के आंकड़े भी स्क्रीन पे चलेंगे, अभी आप हमारी टीम को मैं बोल रहा हूं फायर करते रहेंगे साथ साथ। वो सब जगह कह रहे थे एग्जिट पोल में, नेशनल के जितने चैनल्स हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जहां जो मुझे याद है पीपुल्स पल्स, बाकी सब ने कहा कि 150-200 के बीच में बीजेपी आ रही है। क्यों इतना डिफरेंस है आपके ओपिनियन, आपके एग्जिट पोल में और उनके एग्जिट पोल में? सुमित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम आपके चैनल का आया है जी सर। ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है, लगातार हम लोग 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं। हर बार ऐसा होता है कि नेशनल चैनल कुछ और दिखाता है, हम कुछ और दिखाते हैं, और आखिर में देखा जाता है कि हम जो दिखाते हैं वही लगभग सटीक होता है। ये हर बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। नेशनल चैनल का जो काम का तरीका है और हम मेरा जो काम का तरीका प्रवीण बाबू, है, सॉरी बीच में टोक रहा हूं मैं आपको, मैं वो फिगर भी दिखा दे रहा हूं। आपने कहा ना कि आप हर बार करते हो, आपका सही निकलता है, वो आंकड़े भी मेरे पास मौजूद थे, मेरी टीम ने आपने जैसे ही कहा वो स्क्रीन पे फायर भी हो गए। 2021 में जो पिछला विधानसभा हुआ था, आपने प्रेडिक्ट किया था टीएमसी 194 और बीजेपी 73, उसी दिशा में रिजल्ट भी आए, 211 और 77 आई थिंक। आपने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रेडिक्ट किया 2 साल पहले, तब आपने टीएमसी को लोकसभा में 27 सीटें दी और बीजेपी को 12 दी, और इसी दिशा में रिजल्ट भी आए, ये भी हमको देखा। मेरे ख्याल से 29 आई थी टीएमसी की और बीजेपी की 12 आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रवीर जी, ये मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छी नब्ज टटोल लेते हैं? ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा है कि जो भी बाहर से सर्वे करने आते हैं उनका तरीका कुछ और होता है, अपना तरीका कुछ और होता है। वो आते हैं, उनका हिंदी यहाँ के लोग, ज्यादातर गांव के लोग समझते ही नहीं है, और वो बहुत ज्यादा गांव में जाते भी नहीं है। वो हाईवे पकड़ के जाते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। अपना तो काम इलेक्शन
खत्म होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख से अपना काम चालू हो जाएगा इलेक्शन के लिए। हम ओके। साल भर काम करते रहते तो मैं मुझे चलिए और आप हमारे आपके जो सर्वे बंदे की हैं, बात वो में सब- आपकी इस बात में तर्क है प्रवीर बाबू की, हो सकता है लैंग्वेज के इशू होते होंगे जो लोग दिल्ली से जाके वहां सर्वे करते हैं, मैं समझ सकता हूं इस बात को, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। एक वजह जिस वजह से ममता बनर्जी को जीतना चाहिए चुनाव, एक बड़ा काम जो उन्होंने किया है बीते 15 सालों में या इस 5 साल के टेन्योर में। देखिए, ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है वो है वेलफेयरिज्म। वो मतलब एकदम जो गांव देहात के लोग, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा पहुंचाते रहे, उनको एम्पावर्ड किए। और बीजेपी का रवैया देखिए, वो जितने हो सके लोगों से पैसा खींच रहे हैं, चाहे शहरी हो चाहे गांव के हो, वो टैक्स के जरिए, टोल टैक्स के जरिए, कुछ भी, वो खाली पैसा खींचते रहते हैं। लेकिन वो आज तक बंगाल में आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया कि बंगाल के लोग टैक्स तो भरे हैं, लेकिन बदले में बंगाल के लोगों को कुछ नहीं मिला बीजेपी की तरफ से। ये भी नहीं तो एक बहुत केंद्र बड़ी की बात है स्कीमों को इस तो इलेक्शन दीदी ने लागू ही नहीं किया। केंद्र की जितनी स्कीमें थी आयुष्मान से लेके, वो दीदी ने पहले ही मना कर दी और ये पेंट कर दिया। इसमें मैं बोलने जाऊंगा तो फिर आप सोचोगे मैं तृणमूल प्रवक्ता होकर बोल रहा हूँ। केंद्र का जो स्कीम है वो सार्वजनिक नहीं है, सबके लिए नहीं है। आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, जिनके घर में 1-2 पहिया वाहन है वो स्कीम के हकदार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के जो स्कीम्स है, जितने भी है, 105 स्कीम है, सबके लिए उपलब्ध है। चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्य वर्गीय हो, सबके लिए वो लागू है। फर्क यही है, फर्क यही है ताकि ममता बनर्जी का जो स्कीम्स है, 105 स्कीम्स है उनका, हर एक स्कीम को नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हर एक घर में किसी ना किसी को ये स्कीम का फायदा जरूर। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। इसी नोट पर मैं अब चर्चा को खोलता हूं, बाकी लोगों की बात नहीं चलता। प्रवीर बाबू, आप भी हाथ उठा सकते हैं जब भी आप चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहें, आप रहिएगा। अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं, समीर चौकाकर मुस्कुरा रहे हैं, मैं आप दोनों के पास पहले आता हूं। अनंत विजय, चौका आपको देख के कि रीजनल चैनल्स क्या कह रहे हैं और नेशनल चैनल्स क्या, नेशनल मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहे थे, सर्वे एजेंसीज? नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है सुमित जी, ये तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। क्यों? अब मैं ये मानता नहीं हूं, देखिए ये एक विज्ञान है। अब एडिटर साहब अगर प्रवीर विश्वास जी अपने उसका क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी अगर बताते, सिर्फ एक बार तो आपको याद होगा चाणक्य ने भी घोषणा की थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें मिलेंगी, बैंग ऑन हुआ था उनका। याद करिए 2015 का शायद चुनाव था वो, तो उसके बाद फिर उस चाणक्य में भी कुछ गड़बड़ियां हुई। तो ये एक विज्ञान है सुमित जी, और इसके विज्ञान में इनको मेथोडोलॉजी बताना पड़ेगा प्रवीर विश्वास जी के। मैं इनके उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता, मेरी एक सहज जिज्ञासा है कि इन्होंने किस मेथोडोलॉजी को अपनाया, इनका सैंपल साइज कितना था, कितने लोगों तक ये पहुंचे, किस प्रकार के वोट परसेंटेज के आधार पर इन्होंने में लगे। हाँ, तो प्रवीर बाबू से पूछ ही लेता हूं, शायद उन तक आपकी आवाज गई नहीं। प्रवीर बाबू, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? कितने लोगों से आपने बात किया, कितनों तक आपने बात किस, क्या आपका बेसिस का साइंस का वो क्या है? प्रवीर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रवीर विश्वास, ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करिए। प्रवीर जी से सवाल इंपॉर्टेंट लेना है मुझे, और सर्वे के बारे में डिटेल जानने की कोशिश अनंत विजय ने की है। लेकिन अनंत जी मुझे बताइए, चलिए ये तो हम बात कर लेंगे जब प्रवीर जी जुड़ेंगे। ममता दीदी के पास देने के लिए था, क्योंकि वो सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो चैलेंजर थी यहाँ पे। ये बिहार का चुनाव नहीं था ये कि हम सत्ता में और हम इकट्ठे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। ये कैसे, ये तो क्या ममता को इसीलिए एज है यहाँ पे? क्या हो सकती है एज? मतलब देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बार सुमित जी बीजेपी को एज है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज है या ममता बनर्जी के जो क्रियाकलाप पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने देखे हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाना, बात बात पर 4 घंटे जाके वहां बैठ जाना कि जो पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं, फिर ये कहना कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इस प्रकार के वक्तव्य ममता जी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कम बार देती हुई दिखी हैं। अगर आप उनको, मैं तो 11 से फॉलो कर रहा हूं, आप तो पहले पार्लियामेंट में जब थी तब भी उनको फॉलो कर रहे होंगे सुमित जी। तो ममता बनर्जी का मुझे जो इस बार बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि या तो घबराई हुई है, बौखलाना शब्द थोड़ा ज्यादा कठोर होगा इसलिए मैं यूज नहीं करता उसको, वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है। इस कारण से मुझे लगता है कि बीजेपी ने उनको ठीक ठाक चैलेंज दिया है। क्या 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 ममता बनर्जी परेशान है? चित्रता, आप
आपने कैसे रीड किया? एक महिला को रीड करने में ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। मैं और अनंत विजय से बाहर हो जाते हैं। चित्रता, आरती, ये सवाल आप दोनों के लिए बारी बारी से। क्या ममता दीदी इन दिनों में चुनाव के बाद परेशान दिखी क्या आपको? देखिए सुमित, ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज समझने से पहले ममता बनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। Right. ममता बनर्जी इतने साल सत्ता में रही हैं, पर उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो वो आज भी मुख्यमंत्री बन के हर इशू को लेके रास्ते पे उतरी हैं। उनका जो पॉलिटिक्स है ये पूरी तरह से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जैसा है। उनके लैंग्वेज पे मत जाइए, वो टेंस थोड़ी सी हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ पा रही हैं बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग उनके खिलाफ उन्होंने किया है। थोड़े सीट्स उनके कम हो सकते हैं, पर ये भूल जाइए कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। वो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। वो जानती हैं कि चित्रता, ये कहा गया कि ममता बनर्जी बहुत ओवर एक्टिव हैं। वोटिंग के दिन सुबह सुबह घर से निकल गई, बैलेट बॉक्स के लिए खुद चली गई स्ट्रांग रूम में। ये पहले तस्वीरें नहीं आती थी ऐसे। पहले वो मान के चलती थी कि हम तो जीती रहे। इस बार टफ चुनाव था उनका। नहीं, टफ बिल्कुल था। चौथा टाइम है उनका, टफ बिल्कुल है। पर यह बात सच है कि ममता बनर्जी जीतने के बाद हमने उनको देखा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गई। जीतने के बाद आप सोच समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री भारी मेजॉरिटी से जीतने के बाद नेक्स्ट डे उसी रात पे पुलिस स्टेशन के बाहर जाके धरना कर रही है। ये सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती। उन्हें पता है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको किस तरह वो आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह उनमें जो है एक जोश पैदा कर सकते हैं। ये उनकी राजनीति है, वो करते आए हैं। अगर मैं आपको ठीक रीड कर रहा हूं चित्रता, तो आप ये कह रही हैं कि ये समझ रहे हैं ममता को लीड है। पिछली बार से कुछ सीटें कम हो सकती हैं। टू स्टार्ट विद हियर। मैं आगे चलता हूं। समीर चौगांकर, मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। समीर जी, आपके हिसाब से आप बहुत ही मुखर तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। क्या बेसिस है आपका ये? देखिए समुदाय, मुझे लगता है कि अगर किसी भी इलेक्शन की बात हो और जमीनी स्तर की अगर बात हो कि जमीन पे सेंटिमेंट क्या है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सेवक संघ के प्रचारकों से बेहतर कोई नहीं समझता। संघ की शाखाएं तो हर शहर में लगती है, हर कस्बे में लगती है, हर जगह लगती है। और उनके पास जिस तरीके से जमीन को समझने की ताकत होती है, उनके पास जमीन का जो फीडबैक आता है, मैं लगातार पिछले 2 महीने से लगभग मतलब इलेक्शन डिक्लेयर होने के 15-20 दिन पहले से मैं लगातार बंगाल के सभी बड़े संघ के पदाधिकारियों से लेके संघ के शाखा प्रमुख जो शाखा लगाते हैं बड़े स्तर पर, जो अलग अलग जगह लगाते हैं, उनसे लगातार संपर्क करता रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि संघ का जो फीडबैक वो इस बार बहुत मतलब अलग हट कर रहा है। जिस तरीके समीर, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। मैंने भी सुना, कई लोगों से बात की। इनफैक्ट प्रवीर अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे ये बात। जमीन पे करीब आधे से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं मौजूद थे। नहीं, ये गलत खबर है। पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, लोगों को ड्राइव करने वाले लोग नहीं थे। संघ का काम पोलिंग एजेंट पे नहीं कि भाई बूथ मैनेजमेंट तक नहीं है। संघ का काम तो आपका कार्यकर्ताओं को बूथ तक ले जाने तक के लिए जो व्यवस्था होती है, संघ वहां तक रहता है। ये पार्टी के मशीनरी का काम होता है कि भाई आप बूथ पर लोगों को लेकर जाए, जमीनी स्तर पर लोगों को कन्विंस करना, सरकार के बारे में बताना, केंद्र सरकार के बारे में बताना, देश के इश्यूज के बारे में बताना, उनके साथ मोहल्ला बैठक करना। ये ममता दीदी करने दे रही थी? आप लोगों ने पेंट कर रखा है ममता दीदी ये सब घुसने नहीं देती है, ये सब करने दे रही थी वो? तब नहीं करने देगी कि 50-50 की अगर टोली जाएगी तो होगी। अगर एक संघ का स्वयंसेवक अगर एक घर में जाकर बातचीत कर रहा है, 2 स्वयंसेवक जाकर अगर बातचीत कर रहे हैं, चाय की दुकान पे बात कर रहे हैं, घर में जाकर बात कर रहे हैं, ऑफिस में बातचीत हो रही है, चौराहे पर हो रही है, किसी समारोह में बातचीत हो रही है, जनरल बातचीत हो रही है, नॉर्मल बातचीत में, तो मुझे लग रहा है कि उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होती। संघ ने जिस तरह के जमीनी स्तर पर मुझे लगता है इस बार काम किया। प्रवीर, क्या आप जुड़ गए? प्रवीर विश्वास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीर, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवीर का ऑडियो कटा हुआ। आधार पर मुझे लगता है कि संघ ने जो फीडबैक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। गौतम लाहिरी, आप सहमत हैं? संघ वहां पे काफी एक्टिव था, संघ ने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया चीजों को, और बीजेपी को एज है, बीजेपी सरकार बना रही है जैसे समीर कह रहे हैं। नहीं, ये तो वहाँ पे एक बात तो सच है कि मोहन भागवत जी 15 दिन के ऊपर वहाँ पे प्रवास रखा था, सारे जगह से बातचीत किया है। लेकिन पांडा प्रमुख जो है वहाँ का आरएसएस शाखा इस समय बड़ा भी है, संघ का बढ़ भी गया है पहले से। लेकिन वो बूथ में लाने का जो काम है वो काम है भारतीय जनता पार्टी का।
उस बूथ लेवल वर्कर है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा मानना जो है, देखिए मैं 6 महीना पहले भी इस बारे में बात किया था बंगाल चुनाव में। राइट। यहाँ साथ बैठा है शेखर राय, वरिष्ठ पत्रकार। हम लोग तो मानते थे कि ममता के लिए जीत बहुत आसान है, लेकिन 6 महीने के बाद हमने देखा धीरे धीरे परिस्थिति बदल रहा है। जिस तरह का SIR हुआ, लोगों का नाम चला गया, वोटर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रहा है। चुनाव का 2 दिन पहले IPAC का जो उनका लिए खास प्रचार करते हैं, उसका अरेस्ट, गिरफ्तार होना, चुनाव खत्म होते ही उसको बेल मिल जाता, ये सब दर्शाता है कि खुद अब गृह मंत्री 15 दिन वहां बैठे थे। 15 दिन गृह मंत्री मतलब सारे उनका एजेंसी उसके हाथ में है जी। तो बीजेपी के अलावा एजेंसी भी मैदान में थे, सभी ने देखा। NIA पहली बार बंगाल में था। फिर भी मैं मानता हूँ, शुरू से ही मानता हूँ कि ममता का, आज नहीं, मैं साल का पहले से बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ममता का एज है। मैं नहीं, मतलब देखिए मैं एग्जिट पोल में नहीं जाना चाहता। एज मतलब कितना, 200 है कि नहीं है? नहीं, नंबर में मैं नहीं जाऊँ। ममता मेजोरिटी के जो लोकल चैनल्स बोल रहे हैं 200 के आसपास, क्या आपको तो लगता है? मेरा तो बिहार का वो चुनाव याद आ रहा है, सारे नेशनल चैनल लड़ा दिया था, बिहार का लोकल चैनल नहीं, मैं अभी बंगाल में जो हुआ, क्या रीजनल चैनल्स का आंकड़ा ये ठीक है 200 के आसपास का? आपको लगता है क्या ये? मैं आंकड़ा, मैं दोनों एग्जिट पोल की कोई मैंने सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। अच्छा। हो सकता है सही हो जाए, लेकिन बात यह है कि मैं बोल रहा हूँ ग्रामीण स्थिति, ममता का वोट बैंक उसमें सेंध भी पड़ा है इस बार, नहीं अच्छा। नहीं है, इंटैक्ट भी नहीं है, इसलिए सीट कुछ कम हो सकता है। 200 होना बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है 200 होना मुश्किल है। चलिए यहां से मैं लेता हूं शेखर अय्यर साहब, आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी कॉन्टेस्ट में, बहुत सीधा कॉन्टेस्ट है इस बार, तो दिख ही नहीं रहे बाकी पार्टियां, इक्का दुक्का सीटें आ जाएं तो आ जाएं, मेरे ख्याल से पूरा 92, 94, 50-50 का चांसेस लगता है। आपका क्या असेसमेंट है और क्यों, आप जो भी आपका असेसमेंट है वो क्यों है? नहीं, मेरा असेसमेंट है ममता वापस आ जाएगी। अच्छा, क्यों? और नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, ममता किसी भी चुनाव में जब स्टार्ट करती है, उसके पास 30% वोट है ऑलरेडी। 30% वोट वो कभी नहीं हटेगा ममता जी से, अगर बीजेपी सामने है तो। मुस्लिम वाला जो आपके फैक्टर वाला है ही। उसके अलावा महिला फैक्टर ले लीजिए, उसमें भी आपको तो पूरा कुछ तो है उधर। पर महिलाओं पे तो बीजेपी ने बड़ा कैंपेन किया, RG कर वाला मामला। और नहीं, देखिए बीजेपी ने बहुत कसरत की है, ये सच बात है, लेकिन जो सामने आ रहा है, जिस तरह देखिए, एक एग्जिट पोल जो नेशनल लेवल पे, और यहां भी जो देखिए, एक जो तीसरा वाला है श्यामल मजूमदार की जी, मुझे लगता है देखिए, ममता को पिछले जो 212, 213 जो मिला था, उससे तो घट रही है, ये ममता स्वयं जानती है घट रही है, लेकिन यही बात है कि हाफ बार से कितना ऊपर है, क्योंकि वो बहुत फर्क करेगा आगे क्या राजनीति रहेगी बंगाल में। राइट। और बीजेपी के लिए देखिए, ममता का एक ही पॉइंट था कि किसी हाल में बीजेपी की संख्या 100 से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है ममता की जो एक लक्ष्य थी, अपने कैडर को जो डायरेक्शन थी, वे किसी हाल में बीजेपी का 100 से ऊपर नहीं जाना, वो मुझे लगता है कठिन लग रहा है। हो सकता है बीजेपी आगे बढ़ जाए, उसका भी कारण है। देखिए इस बार देखिए 15 साल से हो रहा है, देखिए ज्यादा कुछ ममता ने बंगाल में किया नहीं, वो सबको पता है, वहां के वो समर्थक वोटर भी मानते हैं कि जो चल रहा है वही चल रहा है, 5 साल से जो चल रहा है वही चल रहा है। शेखर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वो है कि अगर बीजेपी 100 से ऊपर आ गई तो ममता के लिए चुनाव जीतने के बाद भी मुसीबतें हो जाएंगी। विनोद जी, आप मानेंगे इस बात को? देखिए, ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद किसी की कोई मुसीबत नहीं होती, चुनाव जीतने तक ही मुसीबत होती है। जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो उसका आपके पास साधन होते हैं, जैसा कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है केंद्र में और प्रदेशों में, कि जब आप सत्तारूढ़ हो जाते हैं तो फिर आपके पास जो सामान इकट्ठा करना होता है उसके लिए सुविधाएं होती हैं। हाँ। अब जैसे 7 जो राज्यसभा के मेंबर्स चले गए बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी के जी, कभी किसी ने सोचा था ऐसा होलसेल ट्रांसफर होगा? देखिए, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर। जिसके पास सत्ता आ जाती है, जैसे कहते हैं कि जहां शहद होता है वहीं मक्खियां होती हैं, राजनीति पे तो ज्यादा लागू होता है, तो शहद जहां होगा मक्खियां वहां पहुंच जाएंगी। और एक बात और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार जीती थी, उनमें से कितने लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को वापस आए थे, टीएमसी में चले गए थे टीएमसी में। तो जो विरोधी दल होता है, जिसके पास कम आंकड़े होते हैं, उसके पास अपने आंकड़े बचाने के लिए दिक्कत होती है।
लेकिन दूसरी बात यह है, जैसा कि और दोस्तों ने भी कहा, कि इस इलेक्शन में जिस तरीके का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया और जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से लागू हुई, उसके चलते 2-3 फैक्टर मेरी नजर में है। कोई मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोग, कि एक तो ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% कंसोलिडेट हो गया ममता के पक्ष में। महिला वोट जो हैं वो ब्रॉडली ममता के पक्ष में है, ब्रॉडली। लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि जब आप इतने साधन इकट्ठे करते हैं, आप कहते हैं ममता की बॉडी लैंग्वेज फिक्र वाली थी, चिंतित थी। वो चिंतित क्यों नहीं होंगी? 2 लाख फौज लेकर आपके देश का गृह मंत्री कई दिनों तक वहां पड़ाव डाल के बैठा हुआ है। उस चैलेंज को फेस करने के लिए वो स्वयं सक्षम थी ना, वो खुद ही वो चैलेंज फेस कर सकती थी। वो उसने किया सड़क पे उतरकर। और तीसरी बात कि जो बंगाली सब नेशनलिज्म है, ये जब इतना आप जोर आजमाते हैं किसी एक प्रांत पर, तो हमारे देश की जो राष्ट्रवाद है हमारे देश में, वो एक समावेश है विभिन्न प्रांतों के जो राष्ट्रवाद होता है, जो सब नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, उसको मिलाकर राष्ट्रवाद बनता है, जिसने बंगाली कल्चरल नेशनलिज्म को ट्रिगर किया है। अच्छा, ओके। इस कैंपेन ने, जिसके चलते अगर ममता जीत जाती है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं जी, मैं पक्ष में जो ममता की बात है वो बता रहा हूं, और बीजेपी के पक्ष में जो बात है वो तो हमारे दोस्त ने बता ही दिया कि आरएसएस क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है और सक्सेसफुल पार्टी है, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी अपने ही प्रोपेगेंडा से मंत्रमुग्ध हो जाती है, अपने ही प्रोपेगेंडा में विश्वास करना शुरू कर देती है। वो किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, खासकर वो पार्टी जो शुरुआत कर रही है। ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? पार्टी 77 तक आ गई, मेजर जंप था, उससे बढ़ जाती है और तरक्की होगी, लेकिन जीतना वो तो वक्त बताएगा। और अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं और जो स्थानीय सेफोलॉजिस्ट हैं, उनको मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, बंगाल के जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में भी जो बंगाली जर्नलिस्ट है ये मानते हैं, ये मानते हैं इस बात को कि ममता बनर्जी जो है वो पहले के अनुपात में थोड़ी कमजोर है। ये बात तो एक मैं ये बात कह सकता हूं आरती टिक्कू के पास जाने के पहले, कि यहाँ मौजूद 8 दिग्गज मेरे साथ हैं, और आप सबका मैं अगर एक्सपीरियंस जोड़ लूं तो ये 1000 साल से ऊपर का निकल जाएगा एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। तो मैं उसमें सबसे जूनियर मैं ही रहूंगा आप सबके बीच में। लेकिन आरती, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, इन सब के बाद भी क्या फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, अगर ममता बनर्जी की सीटें कम हो रही हैं, वो 215 से कम होकर 200 या 150 के बीच में आती है, ये मानते हुए भी कि ये वो चुनाव जीत रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सरकार उतनी मजबूती से चल पाएगी? क्योंकि अभी हमने आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ जिसका जिक्र विनोद जी ने किया, वहां से सवाल मन में कौंधा कि भाई ये तो जीतने के बाद भी चीजें बदल सकती हैं। सुमित, मैं विनोद जी के साथ एग्री करती हूं कि अगर रिड्यूस मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी वापस पावर में आती है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई खतरा उनको होगा, उनकी सरकार को। ये जरूर है कि मई 4 को जो भी जीतेगा, ये साफ है कि ये वाला जो बैटल है बिहार से भी ज्यादा खतरनाक बैटल देखा गया वेस्ट बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में। पर लार्जर पिक्चर अगर देखें तो जो नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है, नेशनल पार्टीज की जो एक फुटप्रिंट है, जिसमें हमने कांग्रेस को धीरे धीरे घटते हुए देखा और बीजेपी को असेंडेंस पे है, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी रीजनल पार्टीज को बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रही है। 2021 में मुझे याद है कि लगभग बहुत सारे पोलस्टर्स ने ये कहा था कि बीजेपी तो बस आने वाली है वेस्ट बंगाल में। कई लोगों ने तो मतलब सोशल मीडिया पे इतना कैंपेन चलाया कि बस बीजेपी आने वाली। सारे एग्जिट पोल्स गलत निकले थे। हाँ, और बिल्कुल गलत निकला। और
कहीं ऐसा ही ना हो कि दोबारा इस बार भी वो सारे पोस्टर्स जिन्होंने क्लेम किया है कि बीजेपी, आपको क्या लग रहा है आरती? देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं हंग असेंबली ना हो। अच्छा। हाँ, कहीं हंग असेंबली ना हो, क्योंकि 70,000 की जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस रखी गई है मई 4 के लिए भी, वो ये दिखाता है कि ये बैटल जो था, ये इलेक्शन जो था, ये नॉर्मल लेवल पे नहीं खेला गया, ये बहुत ही एग्रेसिव लेवल पे खेला गया और इसमें स्टेक्स दोनों पार्टीज के लिए बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी डेफिनेटली, मैं इनफैक्ट मेरी जो फीमेल कॉलीग है इस पैनल में, उनके साथ एग्री करूंगी कि ममता बनर्जी का जो पर्सोना है, जो उनकी पॉलिटिक्स रही है, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स रही है। और किसी को अगर ये लग रहा है कि जिस तरह से वो स्ट्रांग रूम में चली गई, खुद चली गई, इनफैक्ट मैं सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, मैं वो डेटा एक दिखाना चाह रहा हूं। हम दोनों सर्वे एक साथ अगर दिखा दें, नेशनल का पोल क्या कह रहा है और रीजनल का पोल क्या कह रहा है, वो एक अच्छी तस्वीर बनती है, कंप्लीट तस्वीर दिखती है बगैर किसी बायस के कि नेशनल मीडिया के जितने सर्वे चले वो क्या कह रहे हैं। और ये देखिए, ये नेशनल मीडिया के सर्वे क्या कह रहे हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो अलग अलग एजेंसीज हैं, पी मार्क, पोल डायरी, जेवीसी, पीपुल्स पल्स, टुडेज चाणक्य स्ट्रेटेजीज, मार्क, ज्यादातर लोग बीजेपी को जिता रहे हैं एक्सेप्ट पीपुल्स पल्स को छोड़ के। ये टीएमसी के फेवर में है। और यहां देखिए रीजनल में ये 4 हैं और चारों के चारों जो लोग कह रहे हैं ये टीएमसी को जिता रहे हैं। तो ये कंप्लीट पिक्चर है तमाम एग्जिट पोल्स की। ये नेशनल है, वो रीजनल है। हाँ बिल्कुल, वहां तो बंगाल में तो 2/3 मेजोरिटी दे रहे हैं। और मेरे साथ प्रवीर जी जुड़े भी हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं मैं यहाँ पे। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, और मैं वो मैप दिखाना चाहता हूं इंडिया का कि कैसे बीजेपी ने पूर्वोत्तर में अपना साम्राज्य बढ़ाया। ये देखिए, अब सिर्फ झारखंड और बंगाल, ये 2 राज्य ऐसे रह गए हैं जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। ओडिशा में बन गया है, बिहार में बन गया, त्रिपुरा जीता, मणिपुर जीता, अरुणाचल प्रदेश जीता, असम जीता। असम में तो झारखंड में रह चुका है, झारखंड में रह चुके हैं, अभी रह चुका है। 14 के बाद के बंगाल में कभी नहीं रहा, बंगाल में कभी नहीं रहा। तो ये वो जो कलिंग और वाली बात होती है ना, बंग वाली, तो ये बीजेपी का पूरा फोकस है कि ये वाजपेयी जी सपना दिखा के गए थे, मोदी जी ने कहा था पूरा करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, ये तो अब देखना पड़ेगा 4 तारीख को क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार वहां बनने वाला है? और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, प्रवीर विश्वास मेरे साथ जुड़ गए। प्रवीर, ये क्या फैक्ट है कि जो मुस्लिम बहुल सीटें रही वहां पर पोलिंग परसेंटेज ज्यादा बेहतर रहा बजाय हिंदू बहुल सीटों के? इन दोनों फेजेस में 2, 2.5, 3% का गैप है। मुस्लिम ज्यादा वोट करने आ रहे थे। और इसका मतलब क्या है प्रवीर? सुन पा रहे हैं? प्रवीर जी सुन पा रहा हूं, प्रवीर जी सुन पा रहा हूं, बोलिए। सर ऐसा है, मुस्लिम तो वोट करते ही आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक को म्यूट कर लीजिए, आपकी दोनों से आवाजें आ रही हैं, 2 स्क्रीन चल रही हैं, एक को म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है दोनों स्क्रीन में। हाँ बोलिए, अब आप म्यूट हो गए। वोट की है, मुस्लिम ने वोट की है, और हिंदू में भी वोट करने का थोड़ा आग्रह ज्यादा था इस बार। कारण क्या है? SIR, बीजेपी SIR करके अपने पैर पे कुड़ाली मार दिया, वो डर का माहौल पैदा कर दिया। वैसे आपका दिल्ली नोएडा मीडिया में तो ऐसा दिखाता है कि बंगाल में डर है, बंगाल के लोग डर के मारे वोट करने नहीं जाते, जाते हैं तो टीएमसी को करते हैं। ऐसा नहीं है। जो आपको डराएगा, वोटिंग बूथ में जाके आप उसको वोट दोगे क्या? कभी नहीं दोगे। तो ऐसा ही है, अफवाह है। लेकिन बीजेपी वाले ने इस बार गलती क्या कर दिया, बंगला सेंटीमेंट को छोड़ के वो डर का माहौल पैदा कर दिया। हर 10 लोगों में से किसी ना किसी लोग ये SIR में इफेक्टेड हुआ है, उनको लाइन पे खड़ा होना पड़ा। ऊपर से ये जो इतने सारे अर्धसैनिक बल को भेज दिए, टैंक जैसा गाड़ियों को भेज दिए, इसमें बंगाली लोगों को डराने का कोशिश किया। पर बंगाली लोगों का सेंटीमेंट जो है वो डरते नहीं है, वो निडर होकर काम करते हैं, निडर होकर बात बोलते हैं। समीर वांट टू रिएक्ट। समीर आप कुछ बोलना चाहते? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने अगर वहां पर इतने अर्धसैनिक बल भेजे तो लोगों को डराने के लिए नहीं भेजे थे, वो उन लोगों को डराने के लिए भेजे थे जो
चुनाव के अंदर व्यवधान डालते हैं जो किसी लोगों को मतदान करने से रोकते हैं। और आज जिस तरीके से आप देखेंगे कि जहांगीर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी पे किस तरीके से लोगों ने आज प्रदर्शन किया है कि वहां पर उनको वोट डालने में समीर भाई वहां पर रिपोल नहीं हुआ है। देखिए भय और भरोसा का नहीं, वहां पे रिपोल नहीं किया मनोज अग्रवाल साहब ने, तो वो तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है भय और भरोसा का जो बात थी कि जो डर के कारण लोग वोटिंग करने नहीं निकलते, उसके लिए चुनाव ने तैयारी की। समीर भाई सॉरी, मैं आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूं, बल्कि हमने देखा, मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 21 का चुनाव, 16 का चुनाव, 11 का चुनाव, ऑन एन एवरेज 80% पोलिंग हुआ है, 80, 81, 82। तो बंगाल का आदमी तो वोट करता ही रहा है। ये कभी ये नहीं रहा कि बंगाल के आदमी, बंगाल में कहीं 50%, 60% पोल हुआ हो। नहीं वोट करता रहा, लेकिन पिछले चुनाव की आप हिंसा भी देखिए ना, 50-55 लोग चुनाव हिंसा में मारे जाते हैं। प्री इलेक्शन जो हिंसा होती है, पोस्ट इलेक्शन जो बंगाल में हिंसा होती है, इस बार क्या ऐसा हुआ है? किसी बूथ पर आपको फर्स्ट फेज के 152 सीटों के बाद कभी ऐसा लगा कि बहुत हिंसा हो गई और पूरा मतदान हो रहा है? जिस तरीके से इस बार चुनाव आयोग ने देखिए जो आप डर की बात कर रहे हैं ना, SIR जब से लागू हुआ है, बंगाल में एक डर का एक माहौल तैयार हुआ है। और लोग जो मैं बहुत सारे चैनल में गई, सब ने कहा इतना परसेंटेज हाई हुआ है, वी आर शॉक्ड। बंगाल में हर वक्त परसेंटेज हाई होता है और इस बार और ज्यादा हुआ है, क्योंकि लोगों को डर ऐसा बैठ गया कि इस बार अगर वोट नहीं देंगे तो उनका नाम कट जाएगा। और ये जो वोटिंग बढ़ी है, ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है। ये हो सकता है ये पूरी तरह से या ज्यादा से ज्यादा ममता के फेवर में हो और एंटी इलेक्शन कमीशन यानी कि बीजेपी आप मान के चलिए, ऐसा भी वोटिंग। ये तो खैर चित्रता, अभी ये लाइन खींचना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। लेट्स वेट फॉर 4th, क्योंकि हम किसी को नहीं पता। मैं अपने एग्जांपल से बात कर सकता हूं। मेरे घर में 2 हेल्प हैं, मेरे घर में 2 हेल्प हैं। एक दोनों नहीं आ रही है पिछले 20 दिनों से, और दोनों ये कह रही हैं, एक कह रही है मोदी जी को वोट करके आई हूं और एक कह रही है कि ममता दीदी को वोट करके आई हूं। तो मैं कैसे डिफाइन कर लूं? एग्जैक्टली बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूं कि सभी बीजेपी को वोटिंग करेंगे। मैं ये कह रही हूं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ममता को भी वोट करेंगे। तो बीजेपी अगर ये मान के चल रही है कि ज्यादा वोटिंग हुआ है, वो ममता के खिलाफ या एंटी गवर्नमेंट वोटिंग हुई है, ऐसा नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश, अनंत विजय, बीजेपी के अनंत विजय आप रिएक्ट करना चाहेंगे? एक उनके पास कार्डर्स नहीं है। ठीक है अनंत। सुमित सर, आपने एक बात कही कि जितने लोगों का एक्सपीरियंस जोड़ा जाए तो आप सबसे जूनियर होंगे। मैं उसमें थोड़ी सी आपत्ति है, मुझे सबसे युवा आप हैं। ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे युवा हैं। तो दूसरी बात मैं ये देख रहा था, बड़े दिलचस्प आंकड़े आज मैंने कहीं सुने सुमित जी, कि बीजेपी ममता बनर्जी को 2006 में 26% वोट मिले थे सर, और 2011 में 12% वोट 38% मिले और उनकी सरकार बन गई। राइट। भारतीय जनता पार्टी को 2010 में 16% वोट मिले, 2016 में 10% वोट मिले, 21 में 38% वोट मिले, और 26 में अगर उस अनुपात में देखा जाए तो अगर हर किसी का बने, मतलब नींव बनेगी तभी तो इमारत मजबूत होगी। तो ये आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं। लेकिन जो अभी वहां का आप पोल दिखा रहे थे सर, जो बैठे प्रवीर जी हमारे साथ, उन्होंने, अगर मैंने ठीक से देखा है तो 22 सीटें उन्होंने लेफ्ट को भी दी हैं जी। तो क्या लेफ्ट का पुनरुदय हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ये भी मेरी इच्छा है जानने की कि क्या लेफ्ट 22 सीटें ला रही है? मतलब ये तो लेफ्ट को बहुत बड़ी बात है, लेफ्ट के लिए। मैं उन्हीं से पूछा, प्रवीर बाबू 22 सीटें आ रही है लेफ्ट की आपके पोल में? सर ये शायद आपको कुछ गलतफहमी हुआ है। हाँ। 26 इलेक्शन में मैं लेफ्ट को 0 से 1 ही दिया, 22 सीटें नहीं दिए। आप जरा गौर कीजिए। वो 2021 का दिया था उन्होंने 22 सीटें, जब कांग्रेस और लेफ्ट। अच्छा, ठीक है। तो मुझे मैंने इसलिए कहा, अगर मैंने ठीक से नहीं देख पाया तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं सुमित जी कि अगर वोटों के परसेंटेज के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से, और ममता बनर्जी का देखिए 26, 38, 44, 44 और 48, ये उनके वोट परसेंटेज है। भारतीय जनता पार्टी का है 10, 38, अब तीसरा कितना होगा ये अनुमान परसों लग जाएगा हमें। तो मुझे लगता है कि अगर इन्हीं वोट परसेंटेज के बढ़ते हुए उस पर देखें, पर जो ट्रेंड देखा हमने 21 में और 24 के 2 रिजल्ट हमारे पास हैं, वो तो लीड बनी हुई है बीजेपी के ऊपर। बल्कि उन्होंने 21 में तो 4% वोट शेयर बढ़ाया ममता बनर्जी ने अपना, 44 से 48 हो गई जी।
तो लेकिन उसी 48 होने के क्रम में बीजेपी भी 38 हो गई सर। अब बीजेपी को 38 से 48 होना है, उनको बात देने के लिए। बीजेपी को 38 से 43 होना और ममता बनर्जी को 48 से 43 होना। गौतम भाई, लगता है 5% का ये जो सफर का बीच का गैप है पूरा हो पाएगा? नहीं, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड तो ऐसे नहीं है, बट बात यह है कि 2019 और 21 ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा समय था, आज से भी ज्यादा। 126 असेंबली सेगमेंट में लीड था 24 में हारने के बावजूद, लेकिन 2019 में 77 सीट आए थे। उसमें एक कारण क्यों ममता का वोट बढ़ा, क्योंकि उस समय भी बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन रहा। सारे तृणमूल से 100 के ऊपर लोग, उसके विधायक भाग के ममता बनर्जी के छोड़ के बीजेपी में आ गए, वहां से फ्लाइट पकड़ पे दिल्ली में आके ज्वाइन कर रहे हैं अमित शाह के दफ्तर में। ये देख के ममता बनर्जी का जो कोर सपोर्टर है वो कंसोलिडेट हो गया, खास तौर पे माइनॉरिटी तो हुआ ही है। तो इसलिए मुझे इस बार जो है बीजेपी मेरे ख्याल से हुमायूं कबीर का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ ना शुरुआती दौर में, उसने जो माइनॉरिटी वोट्स में डिवीजन करने का जो प्लान था, जिसका भी था, वो फ्लॉप हो गया। एम आई राइट विनोद जी? हुमायूं कबीर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते थे अदरवाइज। देखिए, ऐसा है कि मैं एक बात आपको इंगित करूं जो और लोग शायद वो भी मानेंगे जी। हुमायूं कबीर ने जिस तरह से जो मुद्दा उठाया और जिस तरह से प्रचार किया, वो खुला घूमता रहा, उस पर कोई अंकुश किसी भी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी ने नहीं लगाया, केंद्र भी मूक दर्शक बना रहा। किसका आदमी है भाई वो? सवाल ये पैदा होता है ना। देखिए, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है, किसी भी प्रांत के प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति का नेटिव विजडम को अंडर एस्टिमेट मत करो। उसको नजर आ रहा था वो किसका आदमी है। वो तो उसको तो असदुद्दीन ओवैसी भी छोड़ के चला गया वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद। तो इन सबके चलते मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन पक्का हो गया जनता के पक्ष में। और ये गलतियां की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि इतने अपार तरीके से, इतने बड़े विस्तृत तरीके से बल प्रयोग अच्छा नहीं होता। शेखर अय्यर, मैं एक कमेंट आपका लेना चाहूंगा आगे बढ़ने के पहले। विनोद जी माफी चाह रहा हूं, बीच में टोक रहा हूं आपको। शेखर, वो ये कि ये जो एक जो नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है अपने देश में कि विपक्ष के साथ चुनाव जब लड़ा जाए तो विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, मतलब मेजॉरिटी जो है वो 50% पे नहीं मानी जा रही है, वो मानी जा रही है 80% पे, 90% पे, कि सबके सब हम जीत लें, सामने वाले के लिए कुछ बचे ना। इसको आप कैसे ट्रेंड के तौर पे देखते हैं? एमपी देखिए, हरियाणा देखिए, और अब ये देखिए बिहार। सुमित जी, एक बात हम यहाँ पे बिल्कुल टच ही नहीं किए, वो है राजनीतिक हिंसा जो लगातार कांग्रेस काल से रही है, जिसके बाद लेफ्ट जब शासन रहा वही पर। देखिए, वहां पे सिस्टम डोमिनेशन होता है, जिस पार्टी सिस्टम को डोमिनेट करती है वही जीतती है। और ये जो हम कह रहे हैं कि भाई डर का माहौल एसआईआर के बाद आया, मुझे लगा कि एसआईआर के बाद तो गुस्सा आया, उससे पहले और लगातार जो माहौल क्या था, डर है। देखिए 2021 में चुनाव के देखिए 3 तरह की हिंसा होती है वहां पे। एक रनअप पे होती है जो प्री पोल वायलेंस, एक होती है पोल वायलेंस, तीसरी में होती है पोस्ट पोल वायलेंस। 2021 में ऑफिशियल रिकॉर्ड से 26 कार्यकर्ता मारे गए विपक्ष के। बड़ी बात आप कह रहे हो। इनफैक्ट मेरे पास कई घरे जले गए। पिछली बार 7 फेज में चुनाव हुए, इस बार 2 फेज में कराया गया। शायद ये भी इसीलिए स्ट्रेटेजी चुनाव आयोग ने बदली। आप सबका वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि सब इस बात पर एक राय थे कि मेरे को छोड़ के, मेरी इसमें कोई राय नहीं है, बाकी 8 लोगों की राय बता रहा हूं कि दीदी की सीटें कम हो रही हैं। कुछ लोग तो अपनी सरकार बना रहे हैं बीजेपी की, जैसे समीर साहब बना रहे थे, खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। 4 तारीख को आप जुड़ेगा जरूर नवभारत के साथ, और लाइव कवरेज, सबसे सटीक एनालिसिस यहीं पे आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।